नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 6 की वीडियो में मिल रहे हैं। चैप्टर 6 का एक अंतिम टॉपिक रह गया था। काफ़ी बच्चों की, काफ़ी स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर ये टॉपिक दोबारा पढ़ाया जाए, तो मैं इसलिए ये वीडियो दोबारा डाल रहा हूँ। अच्छा, तो आज हम इस टॉपिक में उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे और उत्प्रेरक जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि उत्प्रेरक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसके बारे में। उत्प्रेरक यानी जो किसी को प्रेरणा देता है, जो किसी को क्या देता है, प्रेरणा देता है। जैसे कि कोई क्लास है और उस क्लास में कोई बच्चा दंगा कर रहा है, तो मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर टीचर से कहता है कि सर ये दंगा कर रहा है, और टीचर उसको पीट देता है। टीचर उसको पीट देता है, जो मॉनिटर है उसने क्रिया करवाई है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। किस पर, उस विद्यार्थी पर जो दंगा कर रहा था, पर स्वयं ने क्रिया में भाग नहीं लिया, खुद ने पिटाई नहीं करी किसी की भी, और उसने सिर्फ क्रिया को वेग प्रदान किया है। ठीक है, तो यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे कि आप फर्स्ट उदाहरण देख रहे हैं 2KClO3 और तीर का निशान है 2KCl + 3O2। यहाँ पर MnO2, यहाँ पर MnO2 जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, क्या नाम है इसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाने पर कम ताप पर होने लगता है, और उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में MnO2 व चूर्णित निकिल धातु उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो यानी ये जो है पोटेशियम क्लोरेट वो बिना यानी तापमान के इसकी उपस्थिति में कार्य करने लग जाता है और ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस मिलती है परंतु निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही वनस्पति घी बनता है। अगर निकल उत्प्रेरक नहीं होगा तो वनस्पति घी का निर्माण नहीं हो पाएगा। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति है, और ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला प्रश्न। ठीक है, अच्छा दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेरक जो होते हैं ये अवस्था के आधार पर तो होते हैं 2 प्रकार के, और क्रिया के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। अवस्था के आधार पर सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। सममांगी उत्प्रेरक में देखो SO2 है, 2SO2 है, ये किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। ठीक है, O2 है, ये गैसीय अवस्था में है, और बना क्या है, SO3, ये भी गैसीय अवस्था में बना है, और इनका जो उत्प्रेरक है ना वो भी गैसीय अवस्था में। तो सारे के सारे कैसे हैं, समान हैं, इसीलिए इसको सममांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सममांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि सभी की जो अवस्थाएं होती हैं वो भौतिक अवस्थाएं वो समान होती हैं। विषमांगी उत्प्रेरक में सभी की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। सभी की भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होने के कारण इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे N2 जो है यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। ठीक है, 3H2 भी किस में है, गैसीय अवस्था में, और जो ये अमोनिया बन रहा है ये भी गैसीय अवस्था में, पर जो इसमें फेरम डल रहा है ये सॉलिड अवस्था में, तो इसलिए कैसी अवस्था हो गई है, विषमांगी उत्प्रेरक हो गया है। उसके बाद बात करते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के हैं। धनात्मक उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। धनात्मक उत्प्रेरक, देखो इसमें प्लस का निशान लगाया हुआ है क्योंकि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और जो यहाँ पर SO2 + O2 जो ऊपर वाला ही उदाहरण है, जो सममांगी उत्प्रेरक का मैंने उदाहरण दिया था, इसमें जो NO है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जैसे कि कोई मॉनिटर अगर टीचर से कहे कि सर ये लड़का बहुत गंदा है, और अब टीचर उसे पीट रहा है तो उसको और भड़काए और टीचर उस बच्चे की और ज़्यादा पिटाई कर दे, तो जो इधर मॉनिटर है वो धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है।
और अगर टीचर किसी को बहुत तेज़ मार रहा है और स्टूडेंट या मॉनिटर कहता है कि सर ये अच्छा लड़का है, इसको माफ़ कर दीजिए, और टीचर उसको मारना थोड़ा कम कर देता है, तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कह सकते हैं। मॉनिटर यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। मैं सिर्फ ये बातें आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, और धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। जैसे कि आप ऋणात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण में देख रहे हैं, ग्लिसरॉल जो है, मैंने इसको इसके चारों तरफ डार्क भी किया हुआ है। ये जो ग्लिसरॉल है अभिक्रिया के वेग को कम करता है। स्वतः उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया का जो इनका उत्पाद होता है वो ही आगे चलकर उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जो इनका उत्पाद होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं, जो उत्पाद है वही अगर उत्प्रेरक का काम करने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं अपन? स्वतः उत्प्रेरक बोलते हैं। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का जो सामर्थ्य रखते हैं, जो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एंजाइम्स, आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा, जो मेरी वीडियो भी देखी होगी आपने, कि जैव उत्प्रेरक उसे कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, और पाचन में जैसे किसी विशेष तत्व को, प्रोटीन वगैरह को पचाने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स चाहिए, जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज चाहिए। तो इस प्रकार के उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर में ही मौजूद है, उसे हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और जो मैंने मेन टॉपिक इसमें पढ़ा दिए हैं, आप इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, वीडियो से जुड़े रहें।